ये लड़की किसी ऐसे इंसान से भाग रही है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन आखिर वो इस खतरनाक स्थिति में पहुंची कैसे? आइए जानते हैं। फिल्म की शुरुआत एक विशाल रेगिस्तान से होती है, जहां दूर दूर तक फैले पत्थरीले पहाड़ दिखाई देते हैं। ये जगह बेहद खूबसूरत होती है और यहाँ अक्सर शिकार करने वाले लोग आते रहते हैं। थोड़ी देर बाद वहां एक हेलीकॉप्टर उतरता है, जिसमें रिचर्ड नाम का आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड जेनिफर होते हैं। दोनों रेगिस्तान के बीच बने रिचर्ड के आलीशान घर में कुछ दिन बिताने आए होते हैं, क्योंकि हर साल रिचर्ड अपने दोस्तों के साथ यहाँ शिकार करने आता है। हेलीकॉप्टर पायलट जाने से पहले उन्हें एक खास ड्रग देता है, जिसे पेयोटे कहा जाता है। घर के अंदर आते ही रिचर्ड और जेनिफर एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद रिचर्ड को उसकी पत्नी का फोन आता है। तब पता चलता है कि वो पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। उसकी पत्नी को यही लगता है कि वो यहाँ सिर्फ शिकार के लिए आया है। अगली सुबह जेनिफर सिर्फ हल्के कपड़ों में किचन में पानी लेने जाती है। तभी अचानक रिचर्ड के दो दोस्त वहां पहुंच जाते हैं। उनका नाम स्टेन और दिमित्री होता है। वे लोग तय समय से एक दिन पहले आ गए होते हैं। रिचर्ड उनके जल्दी आने से परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जेनिफर के साथ अपने रिश्ते को छुपाना चाहता था। लेकिन अब उसके पास उन्हें रुकने देने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। पहली मुलाकात में ही स्टेन की नज़र जेनिफर पर टिक जाती है। रात होते ही सभी लोग पूल के पास बैठकर शराब पीते हैं और रेगिस्तान का नज़ारा देखते हैं। दिमित्री उस ड्रग के बारे में पूछता है जो पायलट देकर गया था। रिचर्ड बताता है कि यह बहुत खतरनाक नशा है, जिसका असर बेहद तेज होता है। वो मजाक में कहता है कि इसकी थोड़ी सी मात्रा भी पूरे फुटबॉल टीम को गिरा सकती है। यहाँ तक कि एक आदमी ने इसके असर में अपना पैर काट लिया था और उसे दर्द तक महसूस नहीं हुआ। रिचर्ड नहीं चाहता कि उसके दोस्त इस ड्रग को लेकर लड़ें, इसलिए वो जेनिफर से इसे सुरक्षित रखने के लिए कहता है। लेकिन जेनिफर खुद उस ड्रग को लेकर उत्सुक हो जाती है और उसे छुपाकर अपने नेकलेस में रख लेती है। इसके बाद जेनिफर बाहर आकर म्यूजिक पर डांस करने लगती है। उसकी अदाओं को देखकर सभी लोग उसे ध्यान से देखने लगते हैं, लेकिन स्टेन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। जब जेनिफर मजाक में उसे अपने साथ डांस करने के लिए बुलाती है, तो वो खुद को रोक नहीं पाता। अगली सुबह जेनिफर की नींद खुलती है तो स्टेन उसके लिए नाश्ता लेकर आता है। उस समय रिचर्ड घर पर नहीं होता। स्टेन मौका देखकर जेनिफर के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके अपने कमरे में चली जाती है। फिर भी स्टेन उसका पीछा करते हुए कमरे तक पहुंच जाता है। वो पूछता है कि आखिर वो उससे दूरी क्यों बना रही है, जबकि पिछली रात उसे लगा था कि जेनिफर उसे पसंद करती है। जेनिफर साफ कह देती है कि स्टेन उसका टाइप नहीं है। वो उसके व्यवहार और सोच को पसंद नहीं करती। ये सुनकर स्टेन बुरी तरह आहत हो जाता है। उसका गुस्सा और गलत इरादे सामने आने लगते हैं। जेनिफर डर जाती है और खुद को बचाने की कोशिश करती है। उसी दौरान दिमित्री वहां पहुंचता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो सब देखकर भी चुप रहता है और टीवी की आवाज तेज कर देता है ताकि उसे कुछ सुनाई न दे। कुछ घंटों बाद रिचर्ड घर लौटता है। घर का माहौल देखकर उसे अजीब लगता है, क्योंकि उसके दोनों दोस्त बिल्कुल चुप होते हैं। स्टेन सिर्फ इतना कहता है कि जेनिफर के साथ थोड़ी समस्या हो गई है। जब रिचर्ड जेनिफर के कमरे में जाता है, तो वो रोते हुए तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए कहती है, क्योंकि वो वहां से अभी जाना चाहती है। रिचर्ड उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि उसके दोस्तों ने क्या किया है, लेकिन वो सिर्फ बाहर जाकर अपने दोस्तों को हल्का सा डांटता है और बात को वहीं खत्म करने की कोशिश करता है। जब जेन दोबारा होश में आती है, तो वो बार बार कहती है कि उसे अभी घर जाना है। लेकिन रिचर्ड सिर्फ इतना कहता है कि उसके दोस्त उससे माफी मांग लेंगे। साथ ही वो उसे काफी सारे पैसे देने की बात भी करता है, ताकि वो सब कुछ भूल जाए। लेकिन अब जेन अपने जज्बात रोक नहीं पाती। वो धमकी देती है कि अगर तुरंत हेलीकॉप्टर नहीं बुलाया गया, तो वो रिचर्ड की पत्नी को उनके अफेयर के बारे में सब बता देगी। ये सुनते ही रिचर्ड का गुस्सा फूट पड़ता है। जेन डर जाती है और वहां से भागने लगती है। रिचर्ड के दोनों दोस्त भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। कुछ देर बाद जेन की भागने की कोशिश एक ऊंची चट्टान के सामने जाकर रुक जाती है। अब उसके पीछे रिचर्ड और उसके दोस्त खड़े होते हैं। रिचर्ड उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे बहुत पछतावा है। वह पायलट को फोन भी करता है,
ताकि जेन को वापस भेज सके। जेन को लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक रिचर्ड उसे जोर से धक्का दे देता है। जेन सीधे नीचे गिरती है और एक पेड़ की नुकीली शाखा उसके शरीर को आर पार कर देती है। स्टैन और दिमित्री यह देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रिचर्ड सच में उसे मारने की कोशिश करेगा। रिचर्ड कहता है कि अगर जेन जिंदा बच गई तो वे सब बर्बाद हो जाएंगे। उन्हें कई साल जेल हो सकती है और उसकी पत्नी को भी उसके अफेयर का पता चल जाएगा। इसके बाद तीनों पहले घर वापस जाते हैं ताकि अपने हथियार और बाकी सामान ले सकें। उनका प्लान होता है कि बाद में लौटकर जेन की लाश और सबूत खत्म कर देंगे, फिर ऐसे शिकार पर निकल जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी तरफ जेन अभी भी जिंदा होती है। उसका शरीर पेड़ की शाखा में फंसा होता है और उसके ऊपर चींटियां चढ़ने लगती हैं। हैरानी की बात यह होती है कि इतनी भयानक हालत के बाद भी वह जिंदा बची रहती है, क्योंकि शाखा उसके किसी जरूरी अंग में नहीं लगी थी। जेन पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी उसे अपना लाइटर दिखाई देता है। वह किसी तरह उसे पकड़ लेती है और सूखी झाड़ी को आग लगा देती है। झाड़ी टूट जाती है और जेन खुद को आजाद कर लेती है। हालांकि शाखा अब भी उसके पेट में फंसी रहती है। उधर रिचर्ड और उसके दोस्त वापस उसी जगह पहुंचते हैं ताकि उसकी बॉडी को ठिकाने लगा सकें। लेकिन गाड़ी की आवाज सुनकर जेन समय रहते छुप जाती है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखकर चौंक जाते हैं कि जेन गायब है। अब उन्हें लगता है कि या तो कोई उसे बचाकर ले गया या फिर वह खुद भाग निकली। तीनों फैसला करते हैं कि नीचे उतरकर उसकी तलाश करेंगे। जेन उनके जाने के बाद वहां से धीरे धीरे निकलने लगती है। रात होने तक वे लोग उसके खून के निशान ढूंढ लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर जाकर खून के निशान झील के पास खत्म हो जाते हैं। अब वे तीनों अलग अलग होकर जेन को ढूंढने का फैसला करते हैं। स्टैन डर के मारे गाड़ी में ही बैठा रहता है, जबकि बाकी लोग तलाश जारी रखते हैं। दूसरी तरफ जेन बुरी तरह घायल होने के बावजूद अपनी जान बचाने की कोशिश करती रहती है। तभी उसे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। दिमित्री अपनी बाइक पर वहां पहुंचता है और उसे ढूंढने लगता है, लेकिन जेन पानी के अंदर सांस रोककर छुपी होती है। जब दिमित्री वहां से जाने लगता है तो जेन उसकी बाइक के पास रखी राइफल देख लेती है। उसे लगता है कि यही मौका है, लेकिन जैसे ही वह बंदूक उठाती है, पता चलता है कि बंदूक में गोलियां ही नहीं हैं। दिमित्री ने उसे फंसाने के लिए ऐसा किया था। दिमित्री तुरंत अपने दोस्तों को खबर देने वाला होता है, लेकिन उससे पहले वह जेन को और डराना चाहता है। तभी जेन उसके जेब से चाकू निकाल लेती है और उसी से उस पर हमला कर देती है। जेन दिमित्री को मार देती है और उसकी लाश झील में छोड़कर वहां से भाग जाती है। अब उसके पास दिमित्री का सामान और गाड़ी होती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। मजबूरी में उसे फिर पैदल चलना पड़ता है, जबकि शाखा अभी भी उसके पेट में फंसी होती है। कुछ दूर उसे एक गुफा दिखाई देती है, जहां वह थोड़ी देर आराम करने का फैसला करती है। उसका शरीर दर्द से टूट रहा होता है और घाव बहुत गहरे होते हैं। तभी उसकी नजर अपने नेकलेस पर जाती है। उसे याद आता है कि उसने उसी में वह खतरनाक ड्रग छुपाकर रखी थी। उसे रिचर्ड की बात याद आती है कि इस ड्रग का असर बहुत तेज होता है, इसलिए वह बिना सोचे उसे खा लेती है। कुछ ही देर में उसका असर शुरू हो जाता है। जेन को अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं और उसे डरावने भ्रम दिखाई देने लगते हैं। नशे की हालत में भी वह अपने घाव का इलाज करने का फैसला करती है। अब उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा होता। वह चाकू से अपने पेट में फंसी शाखा को निकालती है, फिर एक टिन को गर्म करके उसी से अपने घाव को जला देती है ताकि खून बहना बंद हो जाए। अगले दिन कहानी स्टैन पर शिफ्ट होती है, जो अब भी जीप में सो रहा होता है। तभी अचानक उसके ऊपर एक मरा हुआ जानवर गिरता है। ये रिचर्ड ने फेंका होता है, क्योंकि उसे जेन नहीं मिली।
और शिकार हाथ लग गया था। अब तक उन्हें दिमित्री की असली हालत के बारे में पता नहीं होता। स्टैन उठकर झील के पास मुंह धोने जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर पानी में तैरती हुई दिमित्री की लाश पर पड़ती है। ये देखकर वह डर और गुस्से से भर जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि दिमित्री को जेन ने मारा है। अब उनके पास लाश को झील में फेंकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इसके बाद रिचर्ड स्टैन पर गुस्सा निकालता है और कहता है कि अगर वो दिमित्री के साथ गया होता तो शायद वो जिंदा बच जाता। लेकिन स्टैन तो गाड़ी में बैठा रहा। दोनों फिर से जेन की तलाश में निकल पड़ते हैं। उधर जेन अब धीरे धीरे अपने घावों से उबर रही होती है। उसके पेट पर उस बियर कैन का निशान बन चुका होता है, जिसे उसने घाव बंद करने के लिए इस्तेमाल किया था। वो अपनी बंदूक उठाती है और गुफा से बाहर निकलती है। लेकिन अचानक पता चलता है कि ये सिर्फ एक डरावना सपना था। ड्रग का असर अभी भी उसके दिमाग पर हो रहा होता है। जब जेन पूरी तरह होश में आती है, तो अब उसका मकसद सिर्फ भागना नहीं, बल्कि बदला लेना होता है। जो लड़की पहले कमजोर और डरी हुई थी, अब वो एक खतरनाक और बहादुर औरत बन चुकी होती है। हाथ में शॉटगन लेकर वो रेगिस्तान में रिचर्ड और स्टैन को ढूंढना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ रिचर्ड और स्टैन को वो बाइक मिल जाती है जिसे जेन लेकर भागी थी। वे फैसला करते हैं कि अलग अलग होकर उसकी तलाश करेंगे। रिचर्ड वहां से निकल जाता है, जबकि स्टैन अपने घायल चेहरे को आईने में देखने लगता है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसी आईने की चमक जेन को उसकी लोकेशन बता देती है। जेन तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर देती है। नंगे पैर और घायल होने के बावजूद वो लगातार आगे बढ़ती रहती है। कुछ देर बाद स्टैन की गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने लगता है। तभी जेन दूर से अपनी बंदूक का निशाना उस पर साधती है। उसे शूटिंग का ज्यादा अनुभव नहीं होता, इसलिए गोली सीधे कंधे में लगती है। स्टैन दर्द से चिल्लाने लगता है। जब जेन पास पहुंचती है तो स्टैन वहां से गायब होता है, लेकिन जमीन पर पड़े खून के निशान उसे रास्ता दिखाने लगते हैं। उधर स्टैन अपने घाव को रोकने के लिए कपड़ा बांध रहा होता है। जेन उसका पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, जहां सिर्फ उसका जूता पड़ा मिलता है। असल में स्टैन छुपकर पीछे से उस पर हमला करने का इंतजार कर रहा होता है। वो बंदूक में गोलियां भरता है, लेकिन घायल हाथ की वजह से ठीक से निशाना नहीं लगा पाता। गोली जेन के कान को छूते हुए निकल जाती है। जेन तुरंत भागने लगती है, जबकि स्टैन लगातार उस पर फायर करता रहता है। भागते वक्त जेन टॉर्च का कांच तोड़ देती है। कांच के टुकड़े स्टैन के पैरों में चुभ जाते हैं और वो दर्द से तड़प उठता है। अब वो ठीक से चल भी नहीं पाता, इसलिए गाड़ी लेकर जेन का पीछा करता है। लेकिन आखिरकार जेन उसी आदमी को मार गिराती है जिसने उसके साथ गलत किया था। तभी उसे वॉकी टॉकी पर रिचर्ड की आवाज सुनाई देती है। उसकी नफरत अब और बढ़ जाती है, क्योंकि वही आदमी था जिसने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। दूसरी तरफ रिचर्ड परेशान हो चुका होता है। उसे जेन नहीं मिल रही होती और स्टैन भी गायब होता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि जेन ने स्टैन को भी मार दिया। वो फैसला करता है कि अब यहां से निकल जाना चाहिए। इसलिए वो हेलीकॉप्टर पायलट को कॉल करता है। इसके बाद वो नहाने और तैयार होने लगता है। तभी उसे घर के अंदर कुछ आवाज सुनाई देती है। वो बिना कपड़ों के ही डरते हुए बाहर निकलता है और हर जगह चेक करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि जेन घर तक पहुंच चुकी है। अचानक टीवी की आवाज सुनाई देती है और उसी पल उसका डर सच साबित हो जाता है। जेन सामने खड़ी होती है और सीधे उस पर गोली चला देती है। गोली रिचर्ड के पेट में लगती है। अब दोनों के बीच जोरदार गोलीबारी शुरू हो जाती है। रिचर्ड घायल हालत में खुद को बचाने की कोशिश करता है, जबकि जेन लगातार उसका पीछा करती रहती है। जब जेन एक कमरे में घुसने वाली होती है, तभी उसे जमीन पर गिरता खून दिखाई देता है और वो समझ जाती है कि रिचर्ड वहीं छुपा है। उधर रिचर्ड बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से कमजोर पड़ता जा रहा होता है। वो किसी तरह अपने घाव को बंद करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद दोनों फिर आमने सामने आ जाते हैं और उनके बीच आखिरी लड़ाई शुरू हो जाती है। भागते वक्त जमीन पर फैले खून की वजह से जेन फिसल जाती है। इसका फायदा उठाकर रिचर्ड उस पर हमला कर देता है। जेन पहले से घायल होती है, इसलिए वो ज्यादा देर उसका सामना नहीं कर पाती। लेकिन आखिर में
वो रिचर्ड के पेट के घाव पर जोरदार वार करती है। फिर उसकी बंदूक उठाकर आखिरी गोली चलाती है और रिचर्ड को मार देती है। इस तरह वे तीनों आदमी जिन्होंने जेन के साथ गलत किया था, आखिरकार अपने किए की सजा पा लेते हैं। खून से लथपथ जेन धीरे धीरे घर से बाहर निकलती है। तभी उसे ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।